नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम यलगार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग अपने चैनल पे अरिहंत की जो कैप्सूल आई है उसके माध्यम से भारत का भूगोल कंप्लीट कर रहे थे, तो इसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसका जो तीसरा लेक्चर है उसको देखेंगे और तीसरे लेक्चर में हम लोग यहाँ पर भारत की नदियाँ और कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए तो तालाब यानी कि झील एवं जलप्रपात और फिर इस पे स्थित कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नदियों से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। नदियों के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि नदियाँ जो बनती हैं उसका प्रारूप कैसा होता है, यानी प्रतिरूप कैसा होता है, कैसे कैसे नदी बनती है। ठीक है, तो एक यहाँ पर प्रतिरूप दिया गया है, अरीय प्रतिरूप। ठीक है, रेडियल पैटर्न ये होता क्या है? देखिए, पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होने वाली नदियों को रेडियल पैटर्न कहते हैं। जैसे कि एक पर्वत है यहाँ पर, मान लीजिए। ठीक है, अब इसके चारों तरफ कुछ ऐसे ऐसे यहाँ से नदी निकलती है। ठीक है, तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अरीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अरीय हो गया। वृक्षाकार प्रतिरूप अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? पेड़ की शाखाओं के अनुरूप, तो जैसे पेड़ की शाखा होती है, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे निकली होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नदी बहती है ना, तो उसको आपका कौन सा नदी बोला जाता है? वृक्षाकार प्रतिरूप बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। और दूसरा समानांतर प्रतिरूप, ये अगर देखा जाए तो समानांतर मतलब इस प्रकार से सीधे आप ग्रिड पैटर्न देखे होंगे, उस तरीके की कुछ नदियां बहती हैं। प्लेन में ज़्यादातर ये होती हैं। और जाली नुमा तो वही गुम्फित होती हैं, जाली बनाई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आपकी पांचवा प्रतिरूप दिया गया है वो अभिकेंद्री प्रतिरूप दिया गया है नदियों का झील में। जैसे मान लीजिए कोई निम्न स्थान है, झील है, उसके चारों तरफ कोई नदी आ रही है, मतलब कि उस कोई भी नदी आ रही है तो उसी नदी में अपना जल गिरा रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो अभिकेंद्रीय नदियों का झील। ठीक है, चलिए इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं भारतीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जो भारतीय नदियाँ होती हैं उनको, एक जो इनका अपवाह होता है वो हिमालय से होता है। ठीक है, तो इसको हिमालयी अपवाह बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय अपवाह, जो कि ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं उनके लिए ये चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हिमालयी अपवाह है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं ये सदा नीरा होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नदियों के द्वारा गहरी घाटियाँ एवं गार्ज का निर्माण किया जाता है। जो हिमालय वाली नदियाँ होती हैं, नदियाँ अधिकतर पूर्ववर्ती होती हैं। पूर्ववर्ती होने का मतलब कि जो बहुत पहले से मतलब कि बहती चली जा रही हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया कि इनका जो निर्माण है वो वी आकार की घाटियों व जलप्रपात, मतलब कि ये जो नदी है वी आकार की घाटी व जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो हिमालयी नदियां हैं उसमें सिंधु नदी के बारे में चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। देखिए, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत से होता है, चीन मानसरोवर से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और टोटल भारत में इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है, अरब सागर में ये पाकिस्तान से होते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। तिब्बत में इसी नदी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये कहाँ से निकलती है? तो सिंगी खम्बान बोला जाता है या फिर शेरमुख बोल लीजिए। तो इस नदी को, जो सिंधु नदी है, इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के मध्य ये प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर जो दो यूटी हैं भारत के, तो ये इन दोनों के बीच से प्रवाहित होती है। इसकी कुछ सहायक नदियां यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो श्योक सबसे पहली इसकी सहायक नदी है, फिर गिलगित, हुंजा, ठीक, सिगार, द्रास, जास्कर, नुब्रा इत्यादि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया। अब ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग मैप देख लेंगे। आगे यहाँ पर सिंधु नदी हो गई। अब झेलम नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो झेलम नदी है इसको पुराणों में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बेरीनाग झील से होता है। ठीक है,
और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर ये भारत में बहती है, उसके बाद ये जो आपका चिनाब नदी है उसमें जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। तो झेलम नदी हो गई। झेलम चिनाब की सहायक नदी है और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो झेलम है, ठीक, नदी, और हाँ, झेलम नदी है, श्रीनगर यहीं पर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, जो कि झेलम नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक। चलिए, रावी नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो रावी नदी है, देखिए रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो परुशणी। क्या है इसका पुराना नाम? परुशणी है रावी नदी का पुराना नाम। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो रोहतांग दर्रा से होती है, कुल्लू पहाड़ी से, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी टोटल लंबाई रावी की 725 किलोमीटर है। चेनाब की ये भी सहायक नदी है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा बनाती हुई चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये रावी हो गई। और आगे बढ़िए, चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए चेनाब नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो अस्किनी है। पुराना में इसको अस्किनी बोला जाता है। चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने के बाद चेनाब नदी बनती है, ठीक है। और इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। ये बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और जो चेनाब नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो झेलम, रावी और तवी, ठीक। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये चीज़ें बार बार आप लोगों को रटनी पड़ेगी, तभी याद होगा, ठीक है। चलिए, ब्यास नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ब्यास नदी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका पुराना नाम बिपाशा है, ठीक है। क्या है बिपाशा? और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में एक ब्यास कुंड है, वहीं से इसका निर्माण होता है। लंबाई इसकी जो है 470 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सतलज की सहायक नदी है, जो कि पूरी तरीके से भारत में बहने वाली एक नदी यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कि सिंधु की सहायक नदियों में है। ये ब्यास पूरी तरीके से भारत में बहती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब थोड़ा सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सतलज नदी, जो कि प्राचीन नाम इसका सतुद्री है, ठीक। इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसका उद्गम अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो आप सिंधु नदी का उद्गम देखे थे, वहीं के आसपास में एक राकसताल झील है तिब्बत में, लांगचिन खम्बाब, वहां से इसका निर्माण होता है। और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। और इसकी टोटल लंबाई अगर सतलज की देखा जाए, तो तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। ये भी अगर देखा जाए तो टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में अगर टोटल लंबाई इसकी देखी जाए तो 1050, 500 किलोमीटर ये पहले उधर, और थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब से निकल करके जब आगे बढ़ती है तो इधर इसकी दूरी मिला करके 500 किलोमीटर बल्कि है, और टोटल 1500 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इसी को माना जाता है। सिपकिला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके किनारे गुरुद्वारा लालपुरी साहिब स्थित है, ठीक है। गुरुद्वारा है एक लालपुरी साहिब, वो इसी के किनारे पर है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सिंधु नदी के बारे में हो गई। और सिंधु नदी के बारे में एक चीज़ें यहाँ पे एक फैक्ट के रूप में दिया गया है, इसको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। देखिए जो सिंधु नदी है, 1960 में कराची मध्यस्थता हुई विश्व बैंक के मतलब कि प्रेजेंस में, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। पानी का बंटवारा अगर देखा जाए सिंधु नदी का, तो सिंधु, झेलम और जो चेनाब नदी है, इसमें जो ये नदियां हैं, इसमें 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा। और सिंधु, झेलम, चेनाब जो नदी है, इसका 20% पानी भारत के पास रहेगा, ठीक है। जो कि ऊपर की सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु भी हो गई, झेलम और चेनाब हो गई, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी रावी, ब्यास, सतलज पड़ेगी। इस रावी, ब्यास और सतलज में 80% पानी भारत के पास रहेगा, और 20% पानी जो है पाकिस्तान के पास जाएगा। इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, ये जो क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस क्रम को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का जो क्रम है, सिंधु नदी से लेते हुए उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो बताइए। तो यहाँ से ये जो क्रम दिया गया है, ये एकदम सीधे क्रम में ही दिया गया है। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब गंगा नदी तंत्र को देखने से पहले हम लोग जो सिंधु नदी तंत्र है, मैप में अगर कहीं अच्छे से मिल जाए तो इसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखें तो ठीक है, इसमें मैप काफ़ी अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक बार यहीं से देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से जो तिब्बत है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। ये भारत में बहते हुए आती है, लेह इसके दाहिने तट पर अवस्थित है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये भारत में अगर देखा जाए तो दमचोक
ग्लेशियर के पास से भारत में प्रवेश करती है और ऊपर जाते हुए ये चिल्लास एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, ये यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य जो नदियाँ आती हैं इसकी सहायक नदियाँ बन जाती हैं, जैसे अगर देखा जाए तो झेलम हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, रावी और सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये वैसे आकर के सतलज में मिलती हैं सभी नदियाँ, ठीक है। इस प्रकार से है ये, और इसकी सहायक नदी बनती है आगे जा करके, ठीक। इसी प्रकार से है ये सिंधु नदी तंत्र, ठीक। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखिए, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर के पास से होता है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। प्रारंभ में भागीरथी नाम से ये प्रसिद्ध है, जब निकलती है तो भागीरथी नाम इसका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ बनती हैं, और सब सहायक नदियाँ जो है कि देवप्रयाग में आकर के जब मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में आकर के इससे मिलती है, ठीक है। ये हो गया रामगंगा प्रथम तथा महानंदा सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रामगंगा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रामगंगा दिखाई दे रहा है, ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। और सबसे आखिरी में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो महानंदा, ठीक है, ये जो बिहार से होते हुए नदी आती है महानंदा, इसकी सबसे आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। रामगंगा भी बाएं तट से आके मिलती है और महानंदा भी बाएं तट से आकर के मिलती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। और हाँ, ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे चीज़ें मतलब फिगर में बना करके दी गई हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो गंगा नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो गंगा नदी है उस पर जो प्रयाग बनते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये मानिए जो गंगा नदी है निकलती है तो भागीरथी के नाम से होती है ना, तो ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर ये भागीरथी नदी है। अब इसमें कई नदियाँ आकर के मिलती हैं जो कि कई प्रयाग भी बनते हैं, और सबसे लास्ट में जो आपकी अलकनंदा सबसे पहले इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर अगर देखा जाए विष्णु प्रयाग, ठीक है। सबसे पहले इसमें धौली गंगा आकर के मिलती है। धौली गंगा के बाद जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकिनी आकर के मिलती है, ठीक है। नंदाकिनी के बाद इसमें पिंडर नदी आकर के मिलती है, और पिंडर नदी जहाँ पर आकर मिलती है कर्णप्रयाग बनता है, ठीक है। ये हो गया। और अलकनंदा में जो नंदाकिनी आकर के मिलती है वो नंद प्रयाग बनता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है इसमें एक मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है। जहाँ पर ये मिलती है मंदाकिनी वहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो सबसे आखिरी में भागीरथी नदी, दोनों नदियाँ मिल करके आगे गंगा जी के नाम से बहती हैं, ठीक है। तो 5 प्रयाग यहाँ पर हो गए। प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग होता है, ठीक है। दूसरा आपका कर्ण प्रयाग हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो नंद प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, पांचवा आपका देव प्रयाग, ठीक है। तो 5 प्रयाग बनते हैं, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर इस जो गंगा नदी है इसकी जो अन्य सहायक नदी है उसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो गंगा नदी है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है रामगंगा, हम लोगों ने देखा था, ठीक। ये हो गया रामगंगा के बाद। हाँ, यहाँ से जो ये नदी आप देख रहे हैं यमुना नदी है ये, ठीक है। यमुना जो नदी है इसकी कुछ अन्य सहायक नदियाँ होते हुए ये प्रयागराज में इलाहाबाद में आकर के जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर प्रयागराज बनता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ इसमें, हाँ, तो यहाँ पर जो कुछ ये नदियाँ दी गई हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी एक सई नदी है और गोमती दोनों मिलती हैं, और ये वाराणसी के पास गंगा की नदी में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर और अगर हम लोग देखें तो हाँ, यहाँ पर आपको शारदा नदी दिखाई दे रही है, ये घाघरा नदी है,
ठीक है। एक यहाँ पर जो ये नदी आपको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर क्लियर ये नहीं है, ठीक है। एक मैप लगाते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए तो ये गंगा नदी तंत्र का मैप है, इसको हम लोग देख के समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, पहली बात, ठीक है। जो मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ के पास से निकलती है, ठीक है। ये मंदाकिनी हो गई। और जो बद्रीनाथ है वहाँ से अलकनंदा निकलती है, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, जहाँ से धौली गंगा निकलती है वो, और विष्णु प्रयाग जहाँ पे बनता है, अलकनंदा से जब आपका धौली गंगा निकल करके अलकनंदा से जहाँ पे मिलती है विष्णु प्रयाग बनता है, वहीं पर जोशी मठ अवस्थित है, ठीक। एक बात याद कर लीजिए यहाँ से। और आगे थोड़ा बढ़िए तो ये जो 5 प्रयाग थे, जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, इन प्रयागों को देखते हुए सबसे आखिरी में यहाँ पर देव प्रयाग बनता है, ठीक है। रामगंगा के बारे में हम लोग देखें, सबसे पहली इसकी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। रामगंगा की भी एक सहायक नदी है खोह नदी, ठीक है। अब रामगंगा गंगा नदी में कहाँ पर आकर के मिलती है, तो कन्नौज के पास रामगंगा नदी गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और हाँ, अब हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ अन्य जो नदियाँ देख रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर रामगंगा के बाद एक वरुणा नदी है जो कि वाराणसी में पहले आकर के मिल जाती है। उससे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो दाहिने साइड से गंगा में एक नदी आकर के मिलती है, यमुना, ठीक है। प्रयागराज में ही मिलती है, उसके बाद वाराणसी में वरुणा मिलती है। जो यमुना नदी तंत्र है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि यमुना नदी में ही कई नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो उसको अलग से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वरुणा हो गई जो कि वाराणसी में आकर मिलती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गोमती आकर के मिलती है लगभग। जो गोमती मिलती है गंगा नदी में, गोमती के लगभग दाहिने तट पर अगर देखा जाए तो वाराणसी, और बाएं तट पर गाजीपुर अवस्थित है। तो ये वाराणसी और गाजीपुर दोनों के बीच में आकर के मिल जाती है, ठीक है, गंगा में। ये हो गया। इसके बाद शारदा नदी और घाघरा नदी, ये दोनों बाराबंकी में आकर के मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद ये छपरा के पास गंगा में जाकर के मिल जाती हैं। कौन कौन अन्य नदियां जो है, इसमें राप्ती नदी भी आकर के मिल जाती है, तो ये छपरा के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा और आगे बढ़िए, जो गंडक नदी है और एक बागमती नदी, ये दोनों मिलती हैं। और उसके बाद पटना के थोड़ा आगे पहुँचती हैं तो गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक। ये गंडक हो गई। अब कोसी नदी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कटिहार के पास गंगा में नदी में आकर के मिल जाती है। फिर सबसे आखिरी में यहाँ पर महानंदा आकर के मिलती है। तो महानंदा कहाँ पे मिलती है, जो मालदा गैप है वहीं पर ये गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो गंगा में जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, क्योंकि ये एक अलग तंत्र है तो बस केवल ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको हम लोग जान लेते हैं, बाकी अन्य जगहों पर कई अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, छोटी सी एक नदी है बराक, ये मिलती है। फिर देखा जाए तो मेघना, ठीक। यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद गंगा का डेल्टा बन जाता है। गंगा की अगर हम लोग देखें तो दाहिने तट की भी कुछ अन्य नदियां हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। देखिए सबसे पहले एक टोंस नदी है जो कि गंगा के दाहिने तट से मिलती है। सोन और रिहंद नदी मिल करके पटना के पास गंगा में आकर के मिल जाती हैं, तो सोन नाम से ही मिलती हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई। और एक दामोदर नदी है जो कि गंगा में आकर के मिलती है। गंगा जब आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल में तो हुगली इसकी एक वितरिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यानी कि गंगा से ही एक वितरिका के रूप में हुगली नदी बहती है, ठीक है। तो ये हो गई। फिर उसके बाद हुगली, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब मिल करके एक देखा जाए तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं जो यमुना नदी थी उसके बारे में, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये चीज़ें देख लीजिए। यमुना, सबसे पहले यमुना यहाँ से निकलती है यमुनोत्री से। टोंस इसकी बाएं साइड की सहायक नदी है। फिर एक छोटी सी नदी आती है हिंडन, इसकी सहायक नदी बन जाती है, ठीक। यमुना आगे बढ़ती है। यमुना जब नदी आगे बढ़ती है तो इसमें भी कई अन्य नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चंबल नदी को ध्यान रखिएगा। जाना पाव पहाड़ी से ये मध्य प्रदेश में जो महू जिला है वहाँ से निकल के आती है चंबल नदी, ठीक है। अब चंबल की बाएं साइड की एक सहायक नदी है बनास, ठीक। ये हो गया। चंबल नदी जब आगे बढ़ती है जाना पाव पहाड़ी से निकलने के बाद तो इसकी
एक क्षिप्रा सहायक नदी बनती है जो कि उज्जैन से निकलती है, एक बात। दूसरी बात, क्षिप्रा के बाद यहाँ पर काली सिंध इसकी सहायक नदी बनती है। सब दाहिने साइड की सहायक नदियां हैं, ठीक है। किसकी? तो चंबल की। जब चंबल नदी यमुना में मिलेगी इटावा में, तो ये यमुना की सहायक नदी बन जाएगी, और यमुना फिर जाके प्रयागराज में गंगा से मिलेगी तो गंगा की सहायक नदी बनती है, ठीक है। तो ये हो गया काली सिंध और क्षिप्रा, ये चंबल की सहायक नदी है। पार्वती और कूनो, ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं, ये 4 और एक बनास 5, तो सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। अब सीधे और आगे बढ़िए, यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, जैसे सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यमुना जब आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है गंगा से। जहाँ पर चंबल और यमुना दोनों मिलते हैं वहीं पर इटावा जो है कि जिला अवस्थित है, ठीक। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बेतवा नदी जब यमुना से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो हमीरपुर में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। ये हो गया। बाकी हाँ, यहाँ पर एक चीज और अन्य दी गई है, इसको देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यमुना सबसे पहले गंगा की सहायक नदी, फिर उसके बाद रामगंगा, टोंस टोंस, फिर उसके बाद गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने जो मुख्य भाग है उस पे। तो ये हो गया। अब आइए जो गंगा नदी तंत्र था, हाँ, यहाँ पर कुछ अन्य जो प्रयाग बनते हैं उसको हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग बनता है। अब इस किताब में दिया गया तो उतना तो देखना ही पड़ेगा। अलकनंदा और मंदाकिनी पड़ता है तो रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडर बनता है तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलता है तो विष्णुप्रयाग बनता है, ठीक है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में दिल्ली रिज सिंधु एवं गंगा नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो अरावली श्रेणी है, जब ये आगे बढ़ती है दिल्ली तक तो दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है। ये सिंधु नदी इसके उत्तर में और जो गंगा नदी है इसके दक्षिण में बहती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन क्षेत्र है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में अवस्थित है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो नदी बेसिन क्षेत्र है वो, ठीक है। यमुना के हेड वाटर के लिए प्रमुख वाटर शेड बंदरपूछ ग्लेशियर, तो यमुना नदी बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, इतना तो पता ही होगा। बाकी ये जो अन्य चीज़ें दी गई हैं कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, जो जरूरी था इसको हम लोगों ने देखा था। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग देख ली। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यमुना नदी के बारे में यहाँ पर देखिए, इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है। अभी हम लोगों ने देखा था लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका जो मुहाना या संगम है, देखिए ये गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आकर के मिल जाती है यमुना नदी। इनकी अन्य सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। यमुना का अधिकांश जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू यानी कि मालवा पठार से ये निकलती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि जो बैड लैंड है उसके बारे में मशहूर है, ठीक है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा है, ऊपर हम लोगों ने देखा था। कर्क रेखा के उत्तर में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। यमुना नदी चंबल में उत्तर से मिलने वाली बनास नदी, यमुना नदी जो है चंबल में उत्तर से मिलने वाली, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। बनास नदी का उद्गम क्षेत्र अरावली पहाड़ी से होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो गंगा की सबसे प्रथम सहायक नदी थी रामगंगा, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रामगंगा के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है दूध टोली माला के पास से, ठीक है। दूध टोली जो पर्वतमाला उसके पास से 696 किलोमीटर ये बहती है, लंबाई है इसकी। इसका मुहाना गंगा नदी में आकर कन्नौज के निकट ये मिल जाती है। गंगा की पहली सहायक नदी इसको माना जाता है। सहायक नदी जो रामगंगा है उसकी कौन सी सहायक नदी है, तो खोह है, अरील है और गगास है, ये सभी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब आइए गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये 2 धारा होती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से ये गंडक नदी बनती है। इसका उद्गम नेपाल में होता है और धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से ये इसका उद्गम होता है, ठीक है। 425 किलोमीटर लंबाई भारत में है। इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये गंगा में आकर के मिल जाती है, हाजीपुर पटना के निकट, ठीक है। तो गंडक नदी हो गई। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और घाघरा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जब घाघरा नदी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए घाघरा नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो
मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है घाघरा नदी का उद्गम, ठीक है। लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका मुहाना तो गंगा नदी से ये बिहार में छपरा के पास से आकर के मिल जाती है। ऊपर हम लोगों ने देखा था काफ़ी अच्छे से, इमेज जो फिगर बनाया गया था उसमें क्लियर है। और शीश पानी नामक गहरे खड्ड 180 मीटर जो खड्ड है उसका निर्माण किया जाता है, गहराई, ठीक है। सहायक नदी इसकी कौन है, तो घाघरा की सहायक नदी अगर देखा जाए तो शारदा नदी, काली, गंगा, ठीक है। ये दोनों घाघरा की सहायक नदियां हैं। और इनकी सहायक नदियां देखकर देखा जाए तो टीला, सेती, बेरी, चौकिया, ये सब इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी या फिर इसको सरयू बोल दीजिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मिलान ग्लेशियर नेपाल से इसका उद्गम होता है शारदा नदी का। लंबाई 602 किलोमीटर है। नेपाल में शारदा नदी को गौरी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और भारत नेपाल सीमा के साथ ये प्रवाहित होती है। कौन, शारदा नदी, ठीक है। ये चीजें हो गई शारदा के बाद। आइए अब यहाँ से कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है। लंबाई 730 किलोमीटर है। तिब्बत में मुख्य धारा अरुण, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, जो अरुण नदी से मिलकर के सप्तकोसी का निर्माण होता है। बिहार का शोक इसको बोला जाता है, कोसी नदी को। और इसकी सहायक जो नदियां हैं सुन कोसी, दूध कोसी और इंद्रवती और यारू नदी इसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी नहीं पूछेगा, बस अगर याद भी करना है तो सुन कोसी और दूध कोसी याद कर सकते हैं, कोसी के नाम से ही है, ठीक है। चलिए अब जो गंगा नदी है इसके दाहिने साइड में एक सोन नदी आकर के मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसका मुहाना गंगा में ये पटना के पास से जाकर के मिल जाती है। आप लोग जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे पाटलिपुत्र, तो दोनों जब सोन नदी गंगा में जहाँ पे आके मिलती है पटना में, तो वहीं पर ये पाटलिपुत्र नगर भी विकसित हुआ था, ठीक है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी कोयल और रिहंद है, तो रिहंद बस याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। और एक छोटी सी नदी है पुनपुन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये दाहिने साइड की नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है, 200 किलोमीटर लंबी है। मुहाना गंगा में आकर के ये मिलती है पटना के पास फतुहा में। और आदि गंगा इसको बोला जाता है, ठीक है, पुनपुन नदी को। ये हो गया। गंगा से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में देखिए गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है, तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उनका नाम पद्मा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है ये 1450 किलोमीटर बहती हैं लंबाई के हिसाब से। तो सबसे लंबा मार्ग जब गंगा नदी तय करती है वो किस राज्य से होकर के, तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 1450 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, झारखंड में 80 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर क्रम भी पूछ लेगा तो ये आपका पहला बन जाएगा, पश्चिम बंगाल दूसरा बन जाएगा, बिहार तीसरा बन जाएगा, उत्तराखंड चौथा बन जाएगा और झारखंड पांचवा बन जाएगा, ठीक है। ये जो क्रम है इसको भी आप लोग अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, ठीक है। इसका बेसिन क्षेत्र अगर पूछा जाए कितने राज्यों में है, तो कुल 11 राज्यों में है, ठीक है, गंगा नदी का। और इसमें कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए अब आ जाते हैं जो गंगा नदी महातंत्र है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है इसकी अधिकांश नदियां हिमालय से निकली हुई हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कुल क्षेत्रफल प्रवाह अगर इसका देखा जाए तो 6,51,334 वर्ग किलोमीटर है। भारत, चीन, बांग्लादेश ये 3 देश में विस्तृत नदी है, ठीक है। अगर देखा जाए आगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण होता है, ठीक है। नामचा बरवा के पास से ये जब भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय का पूर्वी सीमा इसी से निर्धारित होती है, ठीक है। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसका जो उद्गम होता है जहाँ से आप लोग देखे थे सिंधु नदी निकलती है ना, वहीं से सतलज नदी निकलती है और वहीं के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, ठीक है। एक ग्लेशियर है चेमा युडुंग ग्लेशियर, ठीक है, युंगडुंग इसका नाम है तिब्बती भाषा में, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लंबाई टोटल अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है, ठीक है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में, ये अगर देखा जाए तो गंगा नदी में आकर के मिलती है तो मुहाना बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तिब्बत में इसको सांगपो
के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा पर्वत के पास से ये एक गहरा खड्ड बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है यू टर्न ले लेने के बाद, ठीक है। देखिए जैसे कि एक चीज़ समझिए, यहाँ पर शायद हाँ ये चीज़ दी हुई होगी सही से। ये नदी आ रही है, मान लीजिए कि ये नदी है ब्रह्मपुत्रा, ये ऐसे गई और अचानक से ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो ये एक यू टर्न ली थी, यही बताने की कोशिश की गई। बाकी मैप तो जो दिया गया इसको हम लोग अभी देख लेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं आगे। तो आज देखिए तो नामचा बरवा के पास ये गहरे खड्ड बनाती है। नामचा बरवा से यू टर्न का निर्माण लेकर अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये हो गई, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हम लोग थोड़ा सा इनकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, इसके बाएं तरफ की नदियां और दाहिने तरफ की नदियां, ये दोनों नदियों के बारे में कई बार क्रम में भी पूछा है लगाने के लिए, या फिर सीधे नदियों के नाम ही पूछ दिया है। तो इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। जब नदी नीचे की ओर आ रही है तो नीचे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो लेफ्ट इस साइड आएगा, राइट इस साइड आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे दाहिने और बाएं दे रखा है, तो देखिए क्रम तो सही है, लेकिन जो दिशा दी गई है वो थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर बाएं होना चाहिए, यहाँ पर दाहिने, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसी के हिसाब से पढ़ लेते हैं, अपनी चीज़ें यहाँ पर नहीं लगाएंगे। देखिए जो दिबांग नदी है, दिबांग, लोहित, धनश्री और बूढ़ी दिहांग, ये जो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बाएं साइड की नदियां हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और दाहिने साइड की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है सुबनसिरी है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, ठीक है। मानस नदी आप लोग जानते होंगे, जो मानस पार्क के पास से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गया दाहिने साइड की, बाएं साइड की नदियां कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, ठीक है। और यहाँ पर बाएं साइड की नदियाँ दिबांग, लोहित, धनश्री और बूढ़ी दिहांग है ये, हाँ ठीक है। चलिए दाहिने और बाएं साइड की नदियों के बारे में यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्रा के अन्य जो नाम है इसको थोड़ा देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको दिहांग बोला जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। और बांग्लादेश में यही नदी जब आगे बढ़ती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके कुछ अन्य तथ्य जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दिया गया है। ब्रह्मपुत्र की अन्य जो सहायक नदी है, वांगहू नदी भूटान में प्रवाहित होती है, एक बात, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, असम में लोहित नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो असम नाम ब्रह्मपुत्र में बोला जाता है, और जब लोहित नदी इसमें आकर के मिलती है तभी एक द्वीप बनाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी इसको माना जाता है। पद्मा, यमुना मिलने पर इसका नाम मेघना का निर्माण होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो मेघना की एक सहायक नदी बराक। और पद्मा प्लस यमुना मिलने पर ये मेघना का निर्माण होता है, और मेघना की सहायक नदी कौन है, बराक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है। आगे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, इन्हीं दोनों नदियों के मुहाने मतलब कि मिलन के बाद जो बनता है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी पर बसे जो शहर है कानपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कानपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शहर के नाम दिए गए। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि गंगा की वितरिका की नदी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी है, ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर देने का कोई वैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये जरूरी है, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर था वो पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग मैप देख लेते हैं ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो देखिए जो अंशी ग्लेशियर है ये यहाँ से चेमायुंगनम ग्लेशियर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग चाहे तो कलर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि दिख जाए, नहीं दिखेगा, एक दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि दिखे यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये हो गया।
सांगपो नाम से ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर नयांग्क्यू एक नदी आकर के मिलती है, नदी नहीं है, चलिए इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखिए पासी घाट के माजुली द्वीप बनता है पासी घाट के पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो सांगपो नाम होता है, जब भारत में प्रवेश करती है तो सिहांग नाम होता है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है दिबांग, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और दिबांग जो नदी है ये लोहित और बूढ़ी दिहांग दोनों मिल करके आगे बढ़ती हैं, तो दिबांग नाम से ये ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिल जाती हैं। जहाँ पर मिलती है वहीं पर एक द्वीप बनता है माजुली द्वीप, एक घाट है यहाँ पर पासी घाट, यहाँ पर भी एक दिहांग नदी आकर के मिल जाती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यही ब्रह्मपुत्रा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर पूरा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर से कोई दिक्कत ना हो। अब ये आगे बढ़ी, इसमें एक बाएं साइड से आके मिलती है नदी धनश्री, ठीक है। रंगा नदी भी इसके दाहिने साइड से आके मिलती है, और धनश्री इसके बाएं साइड से आके एक नदी मिलती है, ठीक है। धनश्री जो नदी है उससे पहले, अगर हम माफ कीजिए, रंगा जो नदी है उससे पहले एक सुबनश्री नदी आकर के इसमें मिलती है उसके बाद फिर रंगा नदी मिलती है। जिया भरेली तेजपुर के पास इसमें आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी में। फिर आपका पुथीमारी नदी है, फिर मानस है, ठीक है, जो पार्क है उसी के नाम पर है ये। तिपाई जो एक नदी है, तिपाई वो बांध भी आप लोग सुने होंगे, ये बनाया गया भूटान के पास में है ये, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम से संकोच नदी आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है धुबरी के पास। फिर उसके बाद तीस्ता मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। जब ये आगे बढ़ती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब जमुना के नाम से जाना जाता है और इसमें गंगा आकर के मिलती है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये जब दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं तो ब्रह्मपुत्रा मतलब कि सुंदरबन डेल्टा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ नदी यहाँ पर एक कापली नदी दी गई है, और हाँ बस इतना ही ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इतना बस ध्यान रख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये गंगा नदी का जो तंत्र था वो पूरा हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसके बारे में, ठीक है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र पूरा हुआ, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर देखना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, सुनिश्चित मार्गों की नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। और ये मौसमी नदी होती है, वर्ष भर मौसम अगर देखा जाए तो जल जो वर्षा का जल होता है लगभग उसी पर ये निर्भर करती हैं। ये विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। भ्रंश घाटियों से होकर ये लगभग बहती हैं। आरंभिक ये अगर देखा जाए जो टर्शियरी काल इसका माना जाता है, आरंभ इसका कब से माना जाता है तो टर्शियरी काल जब से प्रारंभ हुआ तब से इन नदियों के जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसका आरंभ माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर महानदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसका उद्गम अगर हम लोग देखें तो सिहावा पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ रायपुर में अवस्थित है, ये यहीं से इसका उद्गम होता है। महानदी का लंबाई 851 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र अगर देखा जाए तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो नदी मतलब बहती है महानदी, ये छत्तीसगढ़ में है 53% भाग, ठीक है। उड़ीसा में 47%, मध्य प्रदेश के पास से ये निकलती है। जो महानदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर देखें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंक, ओंक, तेल इत्यादि इसकी सहायक नदी है, ठीक है, महानदी की। महानदी के बाद हम लोग गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में यहाँ पर देखिए ये त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में नासिक जिला है उसी के पास जो पहाड़ी है वहीं से निकलती है, ठीक है, गोमती नदी, माफ कीजिए गोदावरी नदी। और यहाँ पर देखा जाए तो लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र अगर देखा जाए तो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 49%, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 20% और आंध्र प्रदेश में ये बहती है, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा मत जानिए, बस इतना ही बहुत है। और आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखा जाए तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना हुगली नदी है। सहायक नदियाँ अगर देखा जाए तो बोकारो है, बराकर और कोनार है, ठीक है।
इसकी सहायक नदियां हैं, बंगाल का शोक इसको बोला जाता है, दामोदर नदी को भ्रंश घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है, ठीक है, दामोदर नदी। गोदावरी नदी के बारे में कुछ अन्य चीजें यहाँ पर दी गई हैं, सामने दी गई हैं, तो इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है, लंबाई 1465 किलोमीटर है, जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफवाह अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 49% बह जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 20%, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। सहायक नदी अगर हम लोग देखा जाए तो गोदावरी की, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, पूर्णा, सबरी, प्रवदा और गौतमी इत्यादि है, ठीक है। और डेल्टा भाग में यहाँ पर अगर देखा जाए तो नौ संचालन भी किया जा सकता है गोदावरी नदी के। और जो गौतमी नदी है पांडुचेरी, माफ कीजिए, पुदुचेरी के यमन में अंतः क्षेत्र में बह करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है, ठीक है, गौतमी नदी के बारे में, जो कि इसकी एक सहायक नदी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत से निकलती है, 1401 किलोमीटर की लंबाई है। अपवाह क्षेत्र किसमें, तो महाराष्ट्र में 27% भाग पर, कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश में 29%। विवाद भी रहता है हमेशा, लेकिन देख लीजिए सबसे अधिक जो इसका क्षेत्र है अपवाह का वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ठीक है। सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में, तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, दूधगंगा, मुनेरू, वेंता और डिंडी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। लंबाई कितनी है, तो 395 किलोमीटर है स्वर्ण रेखा नदी का। विस्तार अगर देखा जाए तो झारखंड के सिंह भूमि में इसका विस्तार है, और झारखंड के बाद ये उड़ीसा के मयूरभंज से बहते हुए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से ये अगर देखा जाए तो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। जलग्रहण का जो क्षेत्रफल है ये 19,500 है, ज़्यादा याद करने लायक नहीं है, तो जितना हम लोगों ने देखा था उतना बहुत है, ठीक है। ये हो गया। अब कृष्णा नदी के बाद हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कावेरी नदी है उसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर देखिए कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से होता है, ठीक है, कावेरी नदी का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार। लंबाई 800 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कई नदियों के बारे में हम लोग देख लिए हैं, वैसे जितना अगर हम लोगों ने देखा था उतना ही याद रह जाए अगर तो काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। बाकी जो अपवाह क्षेत्र है हमेशा याद नहीं रहेगा। नदी द्रोणी अगर देखा जाए तो किन किन राज्यों से होकर के ये जाती है, तो केरल में 31%, कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु में 56%, ठीक है। तो जो आपकी जो कावेरी नदी है सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो 56% तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। 50% से अधिक यानी अधिक हो गया सबसे अधिक, ठीक है। कावेरी नदी के सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो हेमवती, काबिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला जाता है। और सिमसा नदी का देवराय दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से उद्गम होता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सदा नीरा नदी है ये एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो कि हमेशा बहती रहती है। कहने का मतलब ये है कि इसको जो वर्षा का जल प्राप्त होता है वो हर मौसम में ही हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको सदा नीरा यानी कि एकमात्र दक्षिण की नदियों में से एक इसको माना जाता है, ठीक है। तमिल में पूर्वा के नाम से इसको जाना जाता है। अब जब तमिलनाडु में प्रवेश है करती तो कावेरी नदी तो इसको पूर्वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूर्वा आ गई। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ अन्य नदियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए वैतरणी नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के कोयल प्लस शंख नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। वैगई नदी तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। पेन्नार नदी अगर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक में पेन्नार नदी पर सोममिला बांध बनाया गया है, ठीक है। सोममिला बांध अगर पूछ लेगा किस नदी पर कहाँ पर बनाया गया तो कर्नाटक में बनाया गया है, पेन्नार नदी के तट पर, ठीक है। वंशधारा नदी बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है भैया, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में ये जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पर ये नदी बहती है। गुहरी नदी एक हो गई, त्रिपुरा की नदी है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं अरब सागर में कुछ गिरने वाली नदियों के बारे में, ठीक है। अरब सागर में कुछ नदियां यहाँ से गिर रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ से होता है 1057 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये जो गुजरात जगह है भड़ौच, ठीक है, उसी के पास अरब सागर में ये जाकर के मिल जाती है। ज्वार नदमुख का निर्माण खंबात की खाड़ी में होता है, ठीक है, यानी कि सीधे ये अपना जल जो है कि खंबात की खाड़ी में ले जाकर के गिरा देती है, कोई भी डेल्टा नहीं बनता, ज्वार नदमुख बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो 93,180 वर्ग किलोमीटर, वैसे जरूरी नहीं है। भ्रंश घाटी से ये अगर देखा जाए तो भ्रंश घाटी सतपूर्णा प्लस विंध्याचल जो पर्वत है उसी के मध्य से ये आपका नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, बड़ा प्यारा नाम है ये। आगे देखें तो इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो ओरसांग, तवा, शक्कर, हटनी, कोलार, ये सभी जो है कि नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा एक और नदी है छोटी सी, इसको देख लेते हैं, लूनी नदी। देखिए लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, गुजरात में भी थोड़ा सा प्रवाह इसका हो जाता है और दो धाराओं में ये बढ़ती है, जैसे कि सरस्वती प्लस साबरमती नदी के रूप में इसको जाना जाता है। उद्गम कहाँ से होता है, तो पुष्कर के पास से होता है, राजस्थान से, ठीक है। और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मुहाना कच्छ के रण में ये जाकर के विलीन हो जाती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि ये भारत में इसका उद्गम होता है और भारत में ही इसका क्या हो जाता है, तो विलीन हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है। सहायक नदी इसकी कौन सी है, तो अगर देखा जाए जो लूनी नदी है, इसकी सहायक नदी में जवाई छोटी सी नदी आ जाएगी इसकी, और सुखेड़ी, जोजारी और सुरसुती, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। साबरमती नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत से होता है, उदयपुर राजस्थान से। लंबाई 371 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है साबरमती नदी, ठीक है। ये गुजरात से होकर के बहती है, राजस्थान प्लस गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली कुछ अन्य नदियां, जैसे वैतरणी नदी हो जाएगी, ये महाराष्ट्र में, वैतरणी नहीं वैतरणा है नदी, ठीक है, वैतरणी नदी तो हम लोगों ने देखा था दक्षिण में। यहाँ पर जो वैतरणा नदी है ये महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है, ठीक है। शरावती नदी ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से अपवाहित होती है, निकलती है। पंबा नदी केरल के वेमना झील में इसका मुहाना बनता है, पंबा झील का, ठीक है, ये हो गया। ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। लंबाई 724 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 80% लगभग ये आपका ताप्ती नदी बहती है, मध्य प्रदेश में 15 और गुजरात में 6%, ठीक है। भ्रंश घाटी सतपूर्णा प्लस अजंता पर्वतों के बीच में ये प्रवाहित होती है। सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें ताप्ती के, तो अनेर, गुमई, गिरना, पूर्णा, ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। माही नदी छोटी सी एक नदी है, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले से ये निकलती है, 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, तो इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और एक दूसरी एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये बहती है, ठीक है। पेरियार नदी एक नदी है जो कि केरल में बहती है। इसका उद्गम अगर देखा जाए तो पेरियार झील से होता है। केरल की जीवन रेखा इसको बोला जाता है और केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पूछने वाला था कि पहली कौन सी है, तो दे ही रखा है, भरत पूजा सबसे पहली नदी है, दूसरी पेरियार, ठीक है। सहायक नदी में आपका मुधीर पूजा, मुलियार, चेरुथानी, ये इसकी सहायक नदी है। अरब सागर में ये अपना मुहाना बना लेती है, ठीक है। सबसे आखिरी में एक फैक्ट यहाँ पर दिया गया है मोलासिस बेसिन के बारे में, चट्टान है ये, ठीक है। तो मिजोरम में जो मृदु और असंपीड़ित निक्षेपों से बना एक बेसिन यानी कि चट्टान है, ये पूछ लेता है कि जो मोलासिस बेसिन है वो कहाँ पर अवस्थित है। सबसे पहले तो मिजोरम में, बस एक दिवसीय परीक्षा में इतना ही पूछेगा, इन्हीं दोनों को याद कर लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें समाप्त हुई। अब आ जाते हैं हम लोग झील एवं जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। चलिए तो झील एवं जलप्रपात के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारत की कुछ प्रमुख जो झील है उसको देखेंगे, फिर मतलब झीलों के प्रकार देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए झील जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हुआ भाग होता है, जल के भाग को झील झील बोला जाता है, ठीक है। एक बात ये चीज़ें आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। झील किसको बोला जाता है, ठीक, ये चीज़ें हो गई। और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं और मानव रूप से भी इसको बनाया जाता है। जैसे कि कुछ नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है वो एक झील के रूप में बन जाता है, ठीक है। चारों ओर से घिरा हुआ ये भाग है स्थल खंडों से, तो ये हो गया।
ठीक है, ये मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक झीलों का वर्गीकरण सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें विवर्तनिकी जो झील होती हैं वो होती है, ठीक है। एक वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित, बांदीपुरा जिले में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर की। ये आपका विवर्तनिकी झील है। विवर्तनिकी जो झील है, इसकी गतिविधियों का प्रमाण है, ठीक है। जैसे कि स्थल जब कोई अपना नया रूप धारण करता है तो जो झील बनती है वो यही बोला जाता है, विवर्तनिकी झील, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में ताजे जल की झील सबसे बड़ी ये झील है, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। वुलर झील से आप लोग पढ़े होंगे, झेलम नदी निकलती है। 1990 में रामसर सम्मेलन में इसको सम्मिलित किया गया था और इसको वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। हरमुख पर्वत की तलहटी क्षेत्र में ये अवस्थित है। एक प्रकार की गोखुर झील भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वुलर जो झील है, ये जब मान लीजिए कि कोई नदी बहती है, ये अभी अगर देखा जाए तो थोड़ा विसर्ग के रूप में होती है, तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये दो भागों में बट करके आती है। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो गोखुर झील ये है, ठीक है। लैगून झील के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, जो चिल्का झील है एक लैगून झील है, ठीक है। ये उड़ीसा में पुरी जो खोरजा या फिर गंजाम जिले कर लीजिए, उड़ीसा के गंजाम जिले में चिल्का झील पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील माना जाता है, ठीक है। ये तट पर अवस्थित है, इसलिए एक लैगून झील के रूप में इसको माना जाता है। क्षेत्रफल ये याद मत करिए, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि उड़ीसा राज्य में है ये, पूर्वी तट पर एक लैगून झील के रूप में, ठीक है। इसको भी यूनेस्को में 1981 में ही सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है। विश्व विरासत स्थल के रूप में भी इसको घोषित किया गया है। रामसर स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। रामसर एक साइड भी है ये चिल्का झील। दूसरा, वेम्बनाड झील, जो कि केरल में अवस्थित है, और अल्पुझा एवं एर्नाकुलम जो जिला है उसी के सीमा के मध्य ये पाई जाती है, वेम्बनाड झील, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि केरल में अवस्थित है। नाव की एक प्रतियोगिता होती है, इसी नदी में होती है, वेम्बनाड झील में, ठीक है। केरल की 10 नदियों का मिलन जिसमें पंबा और पेरियार है, इसमें मुख्य रूप से जानी जाती है, ठीक है। दो द्वीप हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो, इसमें वल्लार पदम एक हो जाएगा और दूसरा वेलिंगटन द्वीप। ये पूछ लेता है कि कहाँ किस नदी के मतलब कि इस झील के बीच में है, तो ये आपका वेम्बनाड झील के बीच में है, ठीक है। इसको भी रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी झील के रूप में भी इसको जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, इसको ध्यान रख लीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पुलिकट झील है। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के मध्य है, लेकिन ज़्यादातर इसका भाग जो है आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील अगर एक राज्य का नाम अगर देगा तो आंध्र प्रदेश, नहीं तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है। आंध्र प्रदेश में 84% भाग है, तमिलनाडु में 16% भाग पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे यहाँ पर जो चिल्का झील है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, खारे पानी की एक तो आपकी सांभर झील भी है ना। चलिए, तो यहाँ पर दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है पुलिकट झील है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की झील के किनारे बैंगरोव वन क्षेत्र है और पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य भी अवस्थित है, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा अगर हम यहाँ पर देखें तो अष्टमुडी झील, जो कि केरल में अवस्थित है, ठीक है। ये हो गया। केरल की लैगून झील को कयाल के नाम से जाना जाता है। भैया ये बहुत जरूरी चीज़ है। कयाल किसको बोला जाता है? तो केरल की जो लैगून झील है उनको बोला जाता है, ठीक है। कोलेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। जैसे ये तट है, यहाँ पर जो तट है तमिलनाडु का, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया कालीवेली झील के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपका हिमानी से निर्मित झीलें उनको, ठीक है, जो कि हिमालयी वाले क्षेत्रों में ही होंगी। तो नैनीताल जो झील है ये राजस्थान उत्तराखंड में अवस्थित है, एक बात। और संगमो जो झील है ये सिक्किम में अवस्थित है, ठीक। ये हो गया। हिमानी से निर्मित झील है, बहुत जरूरी है, ठीक, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देख लेते हैं रूपकुंड, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। एक सूरजकुंड जो झील है वो भी स्थित है हरियाणा में, ठीक है। सूरजकुंड और रूपकुंड से कंफ्यूजन नहीं होना है। सूरजकुंड अगर देखा जाए तो हरियाणा में है और रूपकुंड कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। मैंने इसको याद किया था, जैसे रूपकुंड, रूप मतलब कि एक देखा जाए तो किसी का रूप
बहुत प्यारा होता है, तो उत्तराखंड का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। रूपकुंड कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। लगभग इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 5,000 मीटर ऊंचा, मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई पर ये अवस्थित है। इसकी आकृति कैसी है, तो अंडाकार, ठीक है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अंडे का शेप होता है, उस प्रकार से ये झील है, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तीसरा हो गया। चौथा अगर हम लोग देखें तो जिपांगनाथ जो झील है, ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर झील अगर पूछा जाए तो जिपांग झील है, ठीक है। डल झील जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। तो ये 5 जो झीलें थी, हिमानी निर्मित झीलें थी, और ये हिमालय वाले क्षेत्रों में ही पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। कुछ और इसमें बचा नहीं। ये डल झील के बारे में यहाँ पर मतलब जो इमेज दिया गया डल झील का है। आगे बढ़ते हैं। वायु के द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं उसको देख लेते हैं। अब वायु के द्वारा जो निर्मित झीलें होंगी कहाँ पे होंगी, सूखे वाले क्षेत्रों में, और जहाँ पर जो बालू होता है वहाँ पर ये निर्मित होंगे, ठीक है। तो राजस्थान में एक झील है, सांबर झील, राजस्थान में अवस्थित है। सबसे बड़ी अंतर देशी झील के बारे में अगर बात की जाए भारत की, तो यही आपकी सांबर झील हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शीत ऋतु में अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिंक फ्लेमिंग प्रवासी पक्षी आते हैं। तो फ्लेमिंगो जो प्रवासी पक्षी हैं इसी में आते हैं, सांबर झील में, ठीक। एक बात याद कर लीजिए, 1990 में ये रामसर कन्वेंशन के रूप में शामिल किया गया था। 81 में अभी हम लोगों ने देखा था कि 1981 में जो आपका रामसर झील में शामिल हुई थी जो झील है, वो आपकी चिल्का झील है। उसी के 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष नहीं, यहाँ पर 9 वर्ष के बाद 1990 में इसको सांबर झील को भी यूनेस्को में डाल दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पहली हो गई आपकी वायु निर्मित झीलें। दूसरी वायु निर्मित झीलें राजस्थान राज्य में अवस्थित है, डिडवाना झील है, ठीक है। और यहाँ पर पचपदरा जो झील है ये आपका राजस्थान में ही अवस्थित है, ठीक है। बालोतरा जो जिला है वहीं पर ये आपका पचपदरा जो झील है ये अवस्थित है, ठीक है। पंचभद्रा झील अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी राजस्थान में अवस्थित है। देखिए वायु निर्मित जितनी भी झीलें होंगी, मैंने बताया ना कि सूखे वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बालू ज़्यादा होंगे वहीं पर ये निर्मित झीलें होती हैं, क्योंकि वायु के द्वारा इन्हीं को हटा दिया जाता है तो झील बन जाती है, ठीक है। तो ये सभी राजस्थान में अवस्थित हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। हवाओं के प्रवाह से इसका देखिए निर्माण कैसे होता है, जो वायु निर्मित झील है उसका निर्माण कैसे होता है। हवाओं के प्रवाह से अपरदन से निर्मित जो झील होती है इसको प्लाया झील बोला जाता है, ठीक है। वैसे लोकल भाषा में प्लाया बोला जाता है, फिर बाकी हम लोग जैसे जानकारी के लिए वायु निर्मित झीलें इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रेटर झील के बारे में देख लेते हैं। क्रेटर किसका होता है, तो भैया ज्वालामुखी का। तो देखिए ये ज्वालामुखी के क्रेटर का ही एक विस्तृत रूप है, इसको काल्डेरा बोला जाता है, ठीक। और एक इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो कि उल्का पिंड जब गिरा था धरती पर तो एक झील का निर्माण हुआ था अचानक से, ठीक है। तो क्रेटर झील इसको बोला जाता है, महाराष्ट्र में ये अवस्थित है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। भारत की कुछ अन्य जो झीलें हैं, जैसे पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। भूसी जो झील है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। लोकटक झील सभी लोग जानते हो कि ये मणिपुर में अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा बोला जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ये झील भी है और ताजे पानी की ये झील है, ठीक है, लोकटक झील। इसके बारे में काफ़ी फैक्ट आगे अगर मिलेंगे तो हम लोग देख लेंगे। वैसे यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क वगैरह है सब, ठीक है। केबुलाम जाओ, और यहाँ पे एक डांसिंग डियर भी पाया जाता है। जल विद्युत उत्पादन भी यहाँ से होता है, ठीक है। 3 हो गई आपकी अन्य झीलें में। और एक वेरीनाग झील, शेषनाग, अनंतनाग झील, जो कि तीनों झील कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बस इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। एक राकसताल झील है, मालताल, देवताल, खुरपाताल, सूर्यघर झील, ये सभी जो झील है ये उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिए। राजसमंद झील, पिछौला, और लूनकर नसर और जसमंद, ये सभी जो झील है राजस्थान में अवस्थित है। पेरियार झील सभी लोगों को पता होगा कि नदी भी है पेरियार, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केरल में अवस्थित है पेरियार झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी झील है और शायद इसको यूनेस्को में भी, यूनेस्को में नहीं, इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया, ठीक है। पैंगोंग तसो झील ये आपका अक्साई चीन वाले क्षेत्रों में है, काफ़ी लंबी झील है ये। कांवरताल झील बिहार राज्य में अवस्थित है और सबसे बड़ा गोखुर झील इसी पर बनता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा गोखुर झील के बारे में बात की जाए तो कांवरताल झील जो कि बिहार में अवस्थित है। संगमो झील कहाँ पर है, तो ये भैया आपके सिक्किम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से क्लियर।
अब आइए, भारत में जो मानव निर्मित झील है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई नदी है, वो बहती है, तो उस पे अगर कोई जल विद्युत परियोजना वगैरह बनाई जाती है तो उसके पहले एक झील बन जाती है, ठीक है। जैसे ये नदी है, यहाँ पर बांध बना दिया गया तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी फोर्स से गिरना चाहिए ना। तो झील का जो निर्माण होता है वो कृत्रिम झील होता है, इसको मानव निर्मित झील बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, ये रिहंद नदी के तट पर बनी है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहली हो गई स्टैनले जलप्रपात, ये आपका कावेरी नदी तमिलनाडु में अवस्थित है। गोविंद सागर, ये पूछ लेता है डायरेक्ट, गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो सतलज नदी के तट पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। राणा सागर, या फिर इसको जवाहर सागर के नाम से जाना जाता है, चंबल नदी पर बनाया गया राजस्थान में। गांधी सागर चंबल नदी के तट पर बनाया गया है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर इसको बनाया गया है। थोड़ा विवाद भी होता है लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है। भोजताल जो झील है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 7वां जो इसमें पॉइंट है। उकाई झील के बारे में बात करें तो ताप्ती नदी पर यह अवस्थित है, गुजरात में, ठीक है। और उकाई जल विद्युत परियोजना भी है। सूर सरोवर या फिर कीथम झील इसको नाम से जाना जाता है, यमुना नदी पर है ये, ठीक है। और जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शायद बर्ड सेंचुरी भी है ये, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम कोई देंगे तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। सूर सरोवर, इसको कीथम झील के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैप के माध्यम से चीज़ें क्लियर करवाई गई हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। देखिए, सबसे पहली यहाँ पर एक झील है, अंचार झील, ठीक। यहाँ पर देखिए अंचार झील है, ठीक है, ये लद्दाख में है। और पेंगोंग तसो झील, अभी हम लोगों ने देखा था अक्साई चीन में, तसो मोरारी झील भी यहीं पर अवस्थित है। नागिन झील, वुलर झील, मानस, जो कि मानस ब्रह्मा, ठीक, ये भी आपका देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। डल झील भी हम लोगों ने देखा था। जानसर झील और अंचार झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सूरज कुंड अभी हम लोगों ने देखा था। सूरज कुंड जो झील है ये हरियाणा में अवस्थित है ना, लेकिन जो सूरज ताल है ना वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। सूरज कुंड कहाँ पर है, तो हरियाणा में। सूरज ताल कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चंद्रताल और सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये हो गया। और सूर्यधार झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील भी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। अब आइए उत्तराखंड की जो झील है उसको देख लेते हैं। सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनी झील, ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। ये हो गया। हरियाणा में हम लोगों ने देखा था सूरज कुंड जो झील है हरियाणा में अवस्थित है, सुकना झील भी इसको बोला जाता है आम भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया। राजस्थान में कुछ जो झील है, फतेह सागर झील, उदय सागर, सांबर झील, पुष्कर झील, चंद्र माफ कीजिए पंचभद्र झील, देबर झील, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में रायसमुंद झील भी है और नक्की झील भी राजस्थान में ही अवस्थित है, ठीक है। गुजरात में दो झील है, हमीसर झील और नल सरोवर झील, कहाँ पर है, गुजरात में है। मध्य प्रदेश में भोजताल और तवा बहोर झील है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील, गोमती नदी यहीं से निकलती है। बिहार में नहीं अवस्थित है, लेकिन हम लोगों ने देखा था एक गोखुर झील बनती है बिहार में, ठीक है, उसको चाहे तो याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोनार झील है, भुंजी झील है और पवई झील है, माफ कीजिए महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। लोनार, पवई और भुंजी महाराष्ट्र में है अवस्थित। तेलंगाना में 3 झील है, कौन कौन सी, तो हुसैन सागर झील है, आसमान सागर झील है और एक निजाम सागर झील, कहाँ पर है, तेलंगाना में अवस्थित है। एक झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, 2 झीलें मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील है, 80% भाग तमिलनाडु में है, 16% भाग वहाँ पर है, मतलब कि 20% भाग मान लीजिए तमिलनाडु में अवस्थित है, पुलिकट झील का, ठीक है। एक झील आपकी आंध्र प्रदेश की है, कोलेरू झील, ये पूछा जा सकता है। चिल्का झील सभी लोग पता है उड़ीसा में अवस्थित है। अंसुपा जो झील है ये भी आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। उमियंसन झील जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मेघालय में अवस्थित है। सिक्किम में संगमो झील के नाम से जाना जाता है। और एक झील चोलामू जो झील है ये भारत में ऊंची सबसे झील है, ये कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। और परशुराम कुंड कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। चपनाला झील, ये आपका असम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। और इसी को चांदुबी झील के नाम से जाना जाता है, चपनाला जो झील है। लोकटक झील सभी लोगों ने देखा था मणिपुर में है,
तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। कुछ और बचा इसमें, जो चोलामू झील है सिक्किम में जो बहती है, मतलब कि स्थित है, ये तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चोलामू झील से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आइए देख लेते हैं तमिलनाडु और केरल की कुछ झीलें हैं। केरल की जो झील है वो कोंडे झील केरल में अवस्थित है। वेम्बनाड और अष्टमुडी याद कर लीजिए, 2 काम चल जाएगा इससे। सप्तमकोट्टा झील ये भी केरल में अवस्थित है। तो ये 3 झीलों के नाम वेम्बनाड, अष्टमुडी और सप्तमकोट्टा और स्तंभकोट्टा है ये। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। वीननम झील कहाँ पर है, तो वीनानम झील तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका नाम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कोडेनकल जो झील है ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। जलप्रपात क्या है, प्रवाहित नदियों का एक प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूप से जो निर्मित होती है वो आपका देखा जाए तो जलप्रपात बोला जाता है। राजस्थान में जलप्रपात कौन सी है, तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में अवस्थित है। मेनाल अगर देखा जाए तो मेनाल नदी पर अवस्थित है, 45 मीटर ऊंचा है ये राजस्थान में। और भील बेरी जो आपका देखा जाए तो जलप्रपात है, ये भी राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन से जलप्रपात अवस्थित है, तो केवटी जलप्रपात महानदी पर मध्य प्रदेश में। चचई बीहड़ नदी पर है मध्य प्रदेश में। यंता नर्मदा नदी पर है, ये आपका देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर 10 मीटर ऊंचा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पर देखा जाए तो कपिल धारा जो है ये भी नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया। एक छत्तीसगढ़ में जलप्रपात है चित्रकूट। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में एक जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात, ये बिहार राज्य में अवस्थित है। झारखंड में अगर हम लोग जलप्रपात के बारे में देखें तो हुंड्रू जो जलप्रपात है सुवर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है, 98 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा यही माना जाता है। ठीक है, दसम ये अगर देखा जाए तो किस नदी पर अवस्थित है, तो कांबी नदी पर अवस्थित है दसम, जो कि झारखंड में अवस्थित है। बूढ़ाघाट बूढ़ी नदी पर अवस्थित है, ये भी झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। मेघालय में एक जलप्रपात है, मेघालय में 4 जलप्रपात है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी। नोहकलई जलप्रपात, लिंग सियांग जलप्रपात, किनरेम जलप्रपात और बेनिया जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। ऊंचाई के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उड़ीसा में जलप्रपात को देख लेते हैं। बरेहीन पानी ये आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। बुद्ध बलंगा नदी पर यह अवस्थित है। खंडघर ये अभी आपका उड़ीसा में है। दुधमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर अवस्थित है, 157 मीटर ऊंचा, उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ पर जो राज अगर देखा जाए तो ये भी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र में एक आपका जलप्रपात है भाम्बवली जलप्रपात, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक में जलप्रपात अगर देखा जाए तो कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोंग नदी 200 माफ कीजिए जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और 253 मीटर ऊंचा है। बरकान सीता नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर अवस्थित है। गोकक ये आपका गोकंग नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तमिलनाडु में कुछ जलप्रपात, जैसे कि धलैया जलप्रपात तमिलनाडु में है। कोट्टायम जलप्रपात तमिलनाडु में। और यहाँ पर पैक्कारा जलप्रपात कहाँ पर है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जोंग जलप्रपात का अन्य नाम जोंग गोरसप्पा महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया गया है, तो इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सब नियाग्रा इसको बोला जाता है। कुचिकल जलप्रपात ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कुचिकल को। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोगों ने देख लिया था। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो उद्देश्य है बहुउद्देशीय जल जो परियोजना है इसका, देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, मृदा संरक्षण, पर्यटन इत्यादि के लिए कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। एग्जाम्पल में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी बोला था। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना इसको बोला जाता है। भाखड़ा और नांगल 2 नदियां हैं। एक आपका देखा जाए तो जो भाखड़ा
मतलब कि सतलज नदी पर बनाया गया दो बांध है, भाखड़ा और नांगल, ठीक है। जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और नांगल जो बांध है वो पंजाब में अवस्थित है। यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, गोविंद सागर झील, ठीक है, जो कि कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध इसी को बोला जाता है। ऊंचाई इसकी 518 मीटर है, ठीक है, माफ कीजिए, लंबाई 518 मीटर और ऊंचाई 226 मीटर है, ठीक है। चलिए, पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ब्यास परियोजना। ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बनाया गया है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इससे लाभ लेते हैं। धौलाधार पहाड़ियों में ये पुंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण यहीं से होता है, ब्यास नदी से, ठीक है, ब्यास कुंड बना करके। तीसरे के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना अवस्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभ लेते हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना यही 1948 में बनाई गई थी। नेहरू जी ने इसे बनाने के बाद भारत का मंदिर बोला था, ठीक है, उद्घाटन में। यूएसए की सहायता से बनाया गया था। जो यूएसए की टेंसी नदी है उसी की परियोजना पर ये आधारित है, ठीक है। ताप विद्युत ग्रह के बारे में अगर बात करें, इस पे कौन कौन से हैं थर्मल पावर जो है, तो बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा और पतरातू ये यहीं पर अवस्थित है। दामोदर और उसके सहायक नदियां पर 8 बांध निर्मित किए गए हैं, ठीक है। 5 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मेथेन, तिलैया, पंचेत और कोनार, ठीक है। और इसमें जो मेथिन बांध है वो बराकर नदी पर है, तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, और सब दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। कोनार बांध कोनार नदी पर अवस्थित है, ठीक है। सभी झारखंड में अवस्थित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। चौथा देख लेते हैं, रियंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रियंद नदी पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन 300 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। पचवां अगर हम लोग देखें तो पंचेश्वर परियोजना, ये शारदा नदी पर अवस्थित है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उद्देश्य इसका क्या था, तो जल विद्युत का निर्माण करना और पेयजल व्यवस्था करना, सिंचाई वगैरह के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर कोयना परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। कोयना नदी पर अवस्थित है, महाराष्ट्र में जल विद्युत परियोजना है ये, और भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना यहाँ पर की गई है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है, जम्मू और कश्मीर में विद्युत के लिए इसको बनाया गया है। 900 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, कनाडा जो एक बांध है, इसको कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, उपनाम इसका कनाडा है। झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ये जल विद्युत सिंचाई परियोजना है। शारदा सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी, बस इसमें नदी याद कर लीजिए और राज्य, ठीक है, काम चल जाएगा। एक अगर झील निर्मित होती है तो झील का भी नाम याद कर सकते हैं, लगे, ठीक है। जो शारदा सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर अवस्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बीच में है ये, थोड़ा सा लाभान्वित इससे राजस्थान भी होता है। और जलाशय इसमें कौन बनता है, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है, इस पे जो जलाशय का निर्माण होता है, जैसे एक तालाब का निर्माण होता है, तो इंदिरा सागर झील का निर्माण होता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इसी को माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, भारत के कुछ अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर सोन नदी पर है, तवा परियोजना तवा नदी पर है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर अवस्थित है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित है। नर्मदा सागर पूछ रहा है तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। गुजरात में अगर हम लोग देखा जाए, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, काकरापार बहुउद्देशीय परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। पनामा परियोजना ये भी पनामा नदी पर अवस्थित है। माही परियोजना देखिए माही नदी पर है ये, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, 2 बार मतलब कि 2 बार काटती है ये। कडपा बांध ये माही नदी पर अवस्थित है, ठीक है, गुजरात में ये भी है। गुजरात में दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट भाग था, इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कुछ यहाँ पर चंबल परियोजना राजस्थान में अवस्थित है। संयुक्त परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है ये। राणा सागर और जवाहर सागर यहाँ पर अगर देखा जाए तो झील बनती है, ठीक है, चंबल नदी पर ये अवस्थित है। पंजाब में अगर देखा जाए तो रंजीत सागर परियोजना है, ठीक है, रावी नदी पर ये अवस्थित है, ठीक है। और आगे देखिए, हरियाणा में तो सरहिंद नहर परियोजना और पश्चिमी यमुना परियोजना नहर, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में। जो सरहिंद नहर परियोजना ये सतलज नदी पर है, और पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी पर अवस्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग देखें तो सतलज परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किशन गंगा और उरी झेलम नदी पर है। उरी कांड हुआ था, आप लोग जानते हैं, ये भी एक नदी है, ठीक है। किशनगंगा और उरी झेलम नदी पर अवस्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित। सलाल परियोजना ये भी चिनाब नदी पर अवस्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो नाथपा झाकरी एक परियोजना है, ये सतलज नदी पर अवस्थित है। कोल डैम परियोजना कहाँ पर है, तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। हिमाचल में जो चमेरा बांध है ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो
यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनाया गया है और भारत का सबसे बड़ा बांध यही है, ठीक है। शारदा नहर, ये आपका देखा जाए तो शारदा नदी पर अवस्थित है। सोंग बांध, ये उत्तराखंड का पहला बांध है और सोंग नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। और आगे बढ़िए, और आगे में उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर अवस्थित है। शारदा परियोजना घाघरा और शारदा नदी के तट पर बनाया गया है, ठीक है। बिहार में कुछ जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बिहार के बारे में देखा जाए तो जो बिहार में कोसी नदी परियोजना है, कोसी नदी पर बनाई गई है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाई गई है। भारत और नेपाल की सीमा पर ये देखा जाए तो मतलब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक वाली, ठीक है। झारखंड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हाँ, झारखंड तिलैया बांध, पंचेत और दुर्गा बैराज, ये अगर देखा जाए तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। पंचेत और दुर्गा बैराज दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना ये है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी, जो पंचेत और दुर्गा बैराज है, ठीक। पश्चिम बंगाल में एक फरक्का परियोजना बनाई गई है, भागीरथी गंगा की जो सहायक नदी है भागीरथी, उसी के तट पर, ठीक है। गंगा यानी कि भागीरथी नदी तक नदी पर। उड़ीसा में यहाँ पर अगर देखा जाए तो महानदी का डेल्टा बनता है। महानदी नदी के तट पर हीराकुंड बांध, ये भी महानदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो सोमशिला बांध अवस्थित है। तेलंगाना में यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों पहले एक ही था। तो देखिए तेलंगाना जो बांध है मतलब तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तेलंगाना प्लस निजाम सागर ये दोनों मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग देखें तो पेरमा पयम परम, इसको थोड़ा सा आप लोग नाम देख लीजिएगा, गोदावरी नदी पर ये अवस्थित है। पोचम पांच बांध, ये गोदावरी नदी पर अवस्थित तेलंगाना में अवस्थित, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में अगर हम लोग देखें तो कुंडा परियोजना तमिलनाडु में अवस्थित है और कुंडा नदी पर अवस्थित, ठीक है। मेट्टूर बांध, ये कहाँ पे, ये भी कावेरी नदी पर अवस्थित तमिलनाडु में। केरल में इडुक्की परियोजना है, पेरियार नदी के तट पर, मुल्ला पेरियार जी के नाम से ये रखी गई है, ठीक है। कर्नाटक में देख लेते हैं तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर। कृष्णा सागर, कृष्णा नदी पर। मालप्रभा, मालप्रभा नदी पर। घाटप्रभा, घाटप्रभा नदी पर। ये सभी सहायक नदी है वैसे। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। हिडकल परियोजना ये आपका घाटप्रभा नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। शरावती, ये आपका शरावती नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। तो ये आपका घाट प्रभा नदी और कावेरी नदी, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। बाकी अन्य जो नाम रखे गए हैं सब नदियों के नाम पर ही रख दिए गए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं अल्मेटी बांध कर्नाटक, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कर्नाटक कृष्णा नदी पर अल्मेटी बांध बनाया गया है। और लिंगन मक्की बांध शरावती नदी पर बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे आखिरी में हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र में। तो देखिए नागपुर जल शक्ति परियोजना कोराडी नदी पर अवस्थित है महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पवना नदी पर अवस्थित है, माफ कीजिए पवना नदी पर अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर अवस्थित है महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना गिरना नदी पर अवस्थित है महाराष्ट्र में। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है महाराष्ट्र में। तो जितना जगह इंपॉर्टेंट का निशान लगा है आप लोग इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था क्या क्या चीज़ें देखी थी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद हम लोगों ने मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पहले हम लोगों ने नदी और उसके जलप्रपात वगैरह के बारे में देख लिया था। फिर सबसे पहले हम लोगों ने नदियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो नदियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये अरिहंत की जो कैप्सूल है ना ज्योग्राफी की, भारत का भूगोल हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था ये। तो इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया और इसका अगला लेक्चर आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें आप लोग और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आगे जो चीज़ें होंगी इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।